नमस्कार दोस्तों। ये ज़रूरी नहीं है कि राजनीति में अगर आप हैं, सियासत में हैं, तो आप में अदब, कला, संस्कृति ये सारी बातें ख़त्म हो जाती हैं। ज़रूरी नहीं है। आप उन चीज़ों में, उन बातों में, उस कल्चर में और कला और संस्कृति के साथ जुड़े भी रह सकते हैं। मैं जिस शख्स के साथ अपनी थोड़े से निजी संस्मरण आपसे बांट रहा हूँ, वो शख्स भारत के 9वें, शायद 9वें ही प्रधानमंत्री थे, चंद्रशेखर। चंद्रशेखर जी जब प्रधानमंत्री थे तो ये गुड़गांव के नज़दीक ही एक भौंडसी नामक जगह है, स्थान है, जहाँ उनका आश्रम भी था। और उनके दो घर माने जाते थे कि या तो वो भौंडसी रहते थे ज़्यादातर, और या फिर प्रधानमंत्री आवास में। क्योंकि जितना भी अरसा वो प्रधानमंत्री रहे, वो पूरा का पूरा उथल पुथल का समय था। उन्हीं दिनों उनका जन्म दिवस भी था और मेरे साथ उनका आना जाना लगा रहता था। तो बड़ी कृपा रखते थे, स्नेह देते थे। और क्योंकि उनके भौंडसी और दिल्ली के रास्ते के बीच में वह संस्थान था जहां मैं पत्रकार के रूप में कार्यरत था। और वो कई बार अपने पूरे लाव लश्कर के साथ गाड़ियों को उस तरफ मोड़ देते जिस तरफ मेरे समाचार पत्र का कार्यालय था। और तब एकदम से पापा माइक की आवाज़ें सुनाई देती। पापा माइक का मतलब पीएम, ये कोड वर्ड होता था। और उस तरफ एकदम से काफ़िले जब मुड़ते तो पता लगता कि श्रीमान जी पधार गए हैं, और भागकर बाहर आना पड़ता। क्योंकि जिन दिनों का मैं उल्लेख कर रहा हूँ, उन दिनों में कंप्यूटर बहुत सेंसिटिव होते थे। थोड़ी सी मिट्टी, धूल उड़े तो कंप्यूटर ब्लॉक हो जाते थे। अभी जो एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई उसमें तो ये नहीं होता, लेकिन उन दिनों बड़ा ध्यान रखना पड़ता था। इसलिए तत्काल अपने कार्यालय से बाहर आकर मैंने सबसे पहले सभी अपने जो भी वहाँ कर्मचारी थे उनको बताया कि ये ध्यान रखिएगा कि ये गाड़ियाँ मिट्टी और धूल उड़ाती हुई अंदर तक ना आए, उनको बाहर रोक दीजिएगा विनम्रतापूर्वक। और जो आने वाले हैं वो समझ जाएंगे संवेदनशीलता ये इस बात की। और स्वयं मैं बाहर जाकर उनको रिसीव भी करता ताकि उनको उनकी गाड़ियों को अंदर ना आना पड़े, और मैं लेकर आता। और एक दिन इसी तरह से उसी सिलसिले में एक बार ये भी हुआ कि उनका जन्मदिन बीच में आ गया। तो मैंने व्यक्तिगत रूप से उनको, उनके निजी सचिव को फ़ोन किया कि यदि साहब से बात हो सकती है तो करा दीजिए। बात हो गई, बधाई दे दी। और उसके बाद पूछा कि मैं आना चाहता हूँ। तो कहते कि बहुत अच्छी बात है, अगर आना चाहते हो तो आ जाओ, और अभी आ जाओ क्योंकि मैं इसके बाद निकल जाऊँगा। और पूछा कि क्या लाऊं आपके लिए। तो कहते कोई किताब ले आओ जन्मदिन के उपहार के रूप में। तो मैंने कहा कौन सी किताब चाहेंगे। तो कहने लगे मैं चर्चा सुनता रहता हूँ लेकिन पढ़ नहीं पाया, तो दीवाने गालिब ले आओ। अगर हिंदी में मिल जाए तो, उर्दू में लाओगे फिर मुझे मुश्किल होगी। और मैं बड़े चाव से, क्योंकि दीवाने गालिब का मैं भी प्रशंसक था और मेरे पास प्रति भी रहती थी उसकी, तो मैं हिंदी में देवनागरी में प्रकाशित दीवाने गालिब की एक प्रति उनके लिए लेकर लपका कि जन्मदिन का अवसर है तो ये उनकी ख्वाहिश है, उनकी अपनी फरमाइश है, तो ये दे देनी चाहिए। उसके बाद लगातार मित्रों जब भी मिलते, कहने का मकसद ये है कि हमारे बीच में कोई राजनीतिक बातों पर विचार विमर्श नहीं होता था, केवल साहित्यिक विषयों पर या पत्रकारिता से जुड़ी विषयों पर, और या फिर उन विषयों को लेकर, उन कविताओं को लेकर, उस साहित्य को लेकर जो साहित्य आपातकाल के वक्त, आपातकाल के दिनों में रचा गया था। उनको विशेष रूप से मुझे याद है कि धर्मवीर भारती की एक कविता मुनादी वाला, वो बड़ी विशेष रूप से उनको पसंद थी और कहते थे याद है तो सुना दो। वैसे बहुत सारी रचनाएं, बहुत सारी कृतियाँ जिनके नाम के उल्लेख के साथ ही वो बड़ा आनंद से विभोर हो जाते थे, जिनका संबंध आपातकाल के दिनों में लिखे गए साहित्य से होता था। ऐसा बहुत कम हुआ क्योंकि हमारे राजनीतिक जीवन में जो प्रधानमंत्री लिखने पढ़ने में विश्वास रखते थे उनमें 3-4 नाम थे, ज़्यादा बाकी कोई भी प्रधानमंत्री ज़्यादा लिखने पढ़ने में दिलचस्पी नहीं रखता था। इनमें पंडित नेहरू के अलावा नरसिम्हा राव, उनका भी लेखन में और उनकी रुचि थी साहित्य में। और इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी तो थे ही, और उसके बाद चंद्रशेखर। तो ये लोग लिखने पढ़ने में इनका पूरी पूरी आस्था रहती थी। और ये
कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर साहित्य के साथ जुड़े भी रहते थे। बहुत सारी ढेरों बातें हैं मित्रों। कहने का मकसद ये है कि राजनीति का मतलब ये नहीं है कि इस क्षेत्र में कोई अदब की बात हो ही नहीं सकती, बल्कि राजनीति का मतलब ये है कि अगर थोड़ी सी सोच स्वस्थ है तो संभावनाएं हैं कि उल्टा समय की सामयिक या समय की राजनीति पर अच्छा साहित्य जो है उसका असर भी दिखाई दे। धन्यवाद।